हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। प्लांट वाटर रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है बच्चों। और हाँ, ये बहुत इजी वाला चैप्टर है, कर लिया तो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बच्चों, हमने प्रीवियस टॉपिक्स में बहुत अलग अलग चीजें सीखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल टर्गर प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। और अगर आप लोग ने ये चीजें मिस कर दी हो तो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, और इस टॉपिक में या फिर आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बड़ी सिंपल चीजें देखेंगे भाई, टेंशन मत लो। सबसे पहले तो प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। फिर रूट एक्चुअली कैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, अब एग्जाम तो भाई आ चुकी है नजदीक, एग्जाम आ चुकी है नजदीक, और हम लोग क्या कर रहे हैं पता है कि मतलब पैनिक कर सकते हैं अभी, है ना। एग्जाम्स के माहौल चल रहे हैं और अब धीरे धीरे पैनिक वाला दौर आ रहा है। लेकिन बच्चों, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस एकदम बेस्ट हो जाएगा। और प्लस आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप लोग आराम से चीज़ें कोप अप कर लोगे, ये भी मेरे को पूरा आप लोग पे यकीन है। उसके बाद सेकंड वाली चीज कि भाई जैसे एग्जाम आती है तो रादर देन पैनिक हम लोग ने क्या करना है, अब टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपनी दिसंबर में बच्चों वन शॉट सीरीज चालू हो जाएगी। ठीक है, दिसंबर में वन शॉट सीरीज चालू होगी, बिल्कुल चालू हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, सबसे पहला हम क्या देखते हैं, फर्क देख लेते हैं भाई अपने प्लाज्मोलाइसिस, है ना, प्लाज्मो लाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस के बीच में फर्क देख लेते हैं। ठीक है, एंड प्लाज्मो डी प्लाज्मोलाइसिस। ओके, सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, यही हम लोग देखने वाले हैं बच्चों अभी। ओके, समझ गया ना बच्चों। तो देखो, जब भी फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं हम लोग यहां पे। सो व्हेनेवर सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब सेल को रखा जाता है तो वहां पे क्या रिलीज होता है, सेल के अंदर का प्रोटोप्लास्ट पूरा बाहर आ जाता है ड्यू टू दिस प्लाज्मोलाइसिस। सो व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस, आपको ये आइडिया आ गया होगा कि भाई जब भी किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो उसके अंदर का पूरा मटेरियल बाहर आ जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है। इन शॉर्ट वहां पे एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, और इस वजह से सेल ऐसे श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ये तो छोटू सा हो जाता है सेल एकदम, है ना। तो व्हेन सेल is kept in a hypertonic solution, है ना। when cell is kept in a hypertonic solution, its protoplast क्या बच्चों, its protoplast comes out of the cell। ठीक है, out of the cell। ठीक है, समझ रहे हैं ना, its protoplast comes out of the cell। और इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, व्हेन, देखो, व्हेन सेल इज kept in a हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से बाहर का जितना भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, सेल absorbs water from external environment, है ना, from external
एनवायरनमेंट। ठीक है, सेल एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहां पे देखो बच्चों, सेल ऐसा हो जा रहा है श्रिंक, वहां पे क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा ऐसा बड़ा, है ना, एकदम बॉडी बिल्डर जैसा भी नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा फूक जाएगा ऐसा। ठीक है, समझ रहा है ना। तो सेल बिकम्स फ्लैसिड। क्या? सेल बिकम्स फ्लैसिड। व्हाट इज फ्लैसिडिटी? फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सेल श्रिंक हो जाएगा मेरे बच्चों, समझ रहे हैं ना। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। यहां पे सेकंड क्या है भाई? सेल बिकम्स टर्जिड। क्या होता है बच्चों? सेल बिकम्स टर्जिड। क्या होगा बच्चा? सेल जो है ना ये टर्जिड हो जाएगा, मतलब स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है ना ठीक से। तो यही है बच्चों प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक्सोऑस्मोसिस बोल सकते हैं, इसको हम एंडोऑस्मोसिस बोल सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में मैंने भली भांति चर्चा की है। ठीक है, तो ये दो चीजें अच्छे से याद रख लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं क्या करता हूं और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने क्या किया, सिंपल सी बात है बच्चों, ये एक बीकर है मान लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में हमने रख दिया ऐसा बड़ा सा सेल। क्या है बच्चों? ये बड़ा सा एक सेल है, इसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये क्या है बच्चों? ये सब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब भी किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई सेल रखा जाता है तो इसके अंदर से क्या बाहर आ जाता है बच्चों? इसके अंदर का पूरा वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है? सेल जो है ऐसा दिखता है। कैसे दिखता है भाई? देखो ये ऐसा दिखता है, समझ रहा है ना। ये देखो ऐसे सुकड़ू सा हो गया एकदम, है नहीं, श्रिंक हो गया, झुर्रियां पड़ गई है बेचारे को। क्या बोल रहा हूं मैं? झुर्रियां पड़ गई है इसको, है ना, बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा तो नहीं हुआ है बच्चों, लेकिन हाँ नमक के पानी में इसकी वाट लग चुकी है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से, हम में से कभी कोई बर्तन वगैरह घसे होंगे, अब कुछ बच्चे सजा के तौर पे घसते हैं, कुछ बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे घसते हैं, लेकिन जब भी हम लोग बर्तन घसते हैं, बर्तन घिसते हैं जोर से, मस्त अच्छे से, या फिर अच्छे से नहा कर आते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हमारे फिंगर्स को देखना श्रिंक हो जाती है। तो वहां के सेल्स के भी साथ क्या हुआ होगा बच्चों? ऑस्मोसिस हुआ था। लेकिन कौन सा वाला? एक्सो ऑस्मोसिस हुआ था। कौन सा वाला? एक्सो ऑस्मोसिस हुआ था बच्चों। ठीक है, यहां तक शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंडो ऑस्मोसिस में उल्टा होता है। पानी क्या होता है भाई? सेल के अंदर चला जाता है। कहां जाता है? सेल के अंदर चला जाता है। अब पानी सेल के अंदर जा रहा है तो इस वजह से सेल क्या हो जाता है? पॉप, फूल जाता है एकदम से। क्या? ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखो। अब देखते हैं आगे, आगे की ओर चलते हैं बच्चा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अभी आगे देखेंगे, आगे हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। क्या बोल रहे हैं? पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। ठीक है, कौन सा टॉपिक है बच्चों अभी का अपना? पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, है ना। सो व्हाट इज द पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट? ओके, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। ठीक है, शायद दिख रहा है क्या? ऊपर लिख दिया शायद मैंने इसको, एक मिनट, इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, अब शायद सही लग रहा है। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे विजन में प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। अब बच्चों एक बात आप लोग को याद रखना है कि जो रूट है ना, ये दो हिसाब से अपने वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, कितने हिसाब से? दो हिसाब से। सबसे पहला तो है बच्चा एपोप्लास्ट। क्या? एपोप्लास्ट। और दूसरा क्या है बच्चों?
सिम्प्लास्ट, क्या? सिम्प्लास्ट। दो टाइप का जो है एब्जॉर्प्शन रूट शो करेगा, एक है एपोप्लास्ट पाथवे और एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो मतलब ये पाथवे जो है वाटर का, तो ये दो टाइप से होगा बच्चों। कितने टाइप से? एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। अब ये देखना है हमको कि भाई एपोप्लास्ट क्या होता है ना, और सिम्प्लास्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि रीजन ऑफ रूट हेयर कैसे होता है। समझो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा रूट हेयर है, प्यारा सा रूट हेयर, नन्हा सा रूट हेयर है ना, ये रूट हेयर है बच्चों, और ये इसके आजू बाजू के पूरे सेल है ना, ये सेल है, दिख रहा होगा शायद आप लोग को, अलग अलग टाइप के सेल। ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, बड़ा सा वैक्यूल होता है यहाँ पे, ओके, और साइड में छोटू सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा रूट हेयर है, ठीक है। अब अगर जो वाटर है ये सेल्स के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू पेरिसाइकल और बाद में जाइलम तक पहुंच रहा है, तो इसको एपोप्लास्ट पाथवे कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एपोप्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है? सिंपल, वाटर क्या होता है बच्चों? वाटर ट्रांसफर, देखो वाटर इज ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ, थ्रू, विद द हेल्प बोलो या थ्रू इंटर सेल्यूलर स्पेस। किसके जरिए जा रहा है बच्चों पानी? ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के जरिए। किसके जरिए जा रहा है? इंटरसेल्यूलर प्लेसेस के जरिए जा रहा है। अच्छे से याद रखो, किसके जरिए पानी जा रहा है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के जरिए। और यहां पे क्या आता है भाई? ये जाता है सेल टू सेल। अब याद रखना इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं बच्चों, एक तो होता है वैक्यूलर, वैक्यूलर होगा, और दूसरा होगा ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन। अब वैक्यूलर मतलब वैक्यूल टू वैक्यूल, और ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो कांटेक्ट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी क्या हो सकता है? पानी एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा दो पाथवेज है बच्चों। एक पहला वाला क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा वाला क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर जो है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू जाता है, मतलब देखो दो सेल्स के बीच में स्पेस होती है। अब जब सॉइल में प्लांट की रूट होती है, तो सॉइल के आजू बाजू जो राइजोस्फीयर है, मतलब रूट के जो आजू बाजू का एरिया राइजोस्फीयर, वहां पे मॉइस्चर और वाटर कंटेंट होगा ही होगा, कैपिलैरिटी वाटर होगा ही होगा। और ये कैपिलैरिटी वाटर क्या करता है? सेल के बीच में जो मौजूद स्पेसेस होती हैं उसके थ्रू आगे बढ़ जाता है और जाइलम तक पहुंच जाता है, और इस वजह से इसी टाइप के प्रोसेस को हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। और जब सिम्प्लास्ट में क्या होगा? सिंपल, सिम्प्लास्ट में क्या होगा कि भाई सेल टू सेल जा रहा है, सब क्या हो रहा है? सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा है। मतलब रूट हेयर पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो रूट हेयर दूसरे वाले एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल्स को अपना पूरा वाटर कंटेंट दे देगा, फिर रूट हेयर का खुद का प्रेशर कम हो जाएगा अंदर, और पानी का प्रेशर बाहर ज्यादा रहेगा, फिर पानी रूट हेयर के अंदर एंटर करेगा, और ऐसे चलते चलते एक रूट प्रेशर के थ्रू क्या होता है? प्लांट में पानी जाइलम तक जाता है। तो अगर आपको ये एक प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो क्या करना है? आगे बढ़ना है हम लोग ने बिना किसी देरी के। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट्स बच्चों निकालना बिल्कुल ना भूलें। अब मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, और इसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे। कंपैरेटिवली मतलब दो टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं बच्चा लोग। सबसे पहला एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पहले दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर दोनों को प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि एक्चुअली में इधर होता क्या है, ठीक है। तो याद रखो मैकेनिज्म, क्या देखना है? मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन देख ले तो बच्चों, ये वाटर एब्जॉर्प्शन, ओके। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, अब ये देखने वाले हैं बच्चों अपन, ठीक है।
तो मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला मैकेनिज्म आ रहा है बच्चों बाहर निकल के, जो कि हमारा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा देखने वाले बच्चा? पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, है ना, पैसिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरा कौन सा है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब देख लो बच्चों, ठीक है, अब ये आगे हमारा इसके बाद का जो सेशन होगा इसमें ये चैप्टर पूरा डन हो जाएगा बच्चों। सिर्फ 3 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स और पूरा चैप्टर खत्म। प्लस एक आप लोग के लिए जबरदस्त न्यूज है कि अपने बायोलॉजी के शॉर्ट रिवीजन की सीरीज भी आ रही है, 1-2 मिनट्स की। तो पूरे चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक वीडियो होगा, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ रहा है डायरेक्ट उसी वीडियो पे क्लिक कर देने की। ठीक है, और अपने मतलब पूरा उसकी प्लेलिस्ट के हिसाब से ही रहेगा पूरा। और आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, अपना कॉन्सेप्ट को आइसोलेट करना है, फटाक से वो कॉन्सेप्ट को देखना, उस कॉन्सेप्ट के नंबर के हिसाब से पूरी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में। तो क्या करना है, हम लोग ने एकदम सजाग रहना है, और सजाग रहते रहते अपने कॉन्सेप्ट अब निकाल के रख लो बच्चों। पूरे कॉन्सेप्ट एक स्ट्रोक में खत्म होंगे। फिर आगे अपने 1 शॉट वीडियोस भी आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से होने वाला है सब काम। ठीक है, बहुत अच्छे से होने वाला है, ध्यान दो जरा। हमारी गाड़ी एकदम पीछे से, बोलते नहीं क्या, 4th गियर, अभी 4th गियर पे चल रही थी, इतने जैसे फटाक से हम क्या करेंगे, 5th गियर पे डालेंगे और फटाक से जोर से भागेंगे। अब जोर से भागेंगे मतलब ऐसा भागेंगे कि अपने को समझ में भी आएगा सब, है ना, हमको सब समझेगा भी, हमको सब लिखते भी आएगा। फिर एक और बात, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं। ठीक है, पर चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को हमने अच्छे से स्टडी करना है, ये सब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हुजूर। ठीक है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन बच्चों, पैसिव नाम जब भी याद आया तो हमेशा क्या करने का, पैसिव नाम जब भी आएगा आपके सामने समझ जाने का कि वहां पे एनर्जी नहीं लग रही है, वहां पे एनर्जी नहीं लग रही है, या आप लोग ने अच्छे से ध्यान में ले लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नो एनर्जी, है ना, कोई ऊर्जा लग रही है क्या, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, इधर पे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, है ना, एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, 98%, क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं, 98% जो पानी का एब्जॉर्प्शन है इसी के वजह से होता है, 98%। और ये इसमें सिंपल हम क्या डाल देंगे, मिनिमम, है ना, मिनिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस मेथड से होता है ना, क्योंकि यार नो डाउट यहां पे एनर्जी चाहिए। अब कौन खर्च करेगा, जो काम अगर फ्री में हो रहा है तो उसके लिए खर्च क्यों करें, है ना। ऐसे ही इस वीडियो में अगर बायोलॉजी आपको एकदम फ्री में मिल जा रहा है तो उसके लिए अलग से खर्चा क्यों कर रहे हो दोस्तों, है ना। अच्छे से याद रख लो, पूरा चैप्टर आपको बोर्ड का फ्री में मिल जा रहा है यार, टेंशन नहीं है ना। उसके बाद मैं बोलूंगा ये दिन के टाइम होता है, अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। कब होता है बच्चों ये, अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। और ये कब होता है बच्चों, अकर्स ड्यूरिंग नाइट। कब होता है, ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, इट अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रख लो, ये दिन में होता है, ये रात में होता है। अब ये दिन में होता होगा तो ये रात में स्टॉप हो जाएगा, ये रात में होता है तो ये दिन में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट फटाक से बच्चों इसका ले लो, फटाक से एकदम जबरदस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
अब एक 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 करके क्या करते हैं, पूरा सीख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखते हैं, ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना। क्या होता है बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन? ये ऐसे टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चीजें एब्जॉर्ब या फिर सेल के अंदर एंटर कराई जाएगी। अब जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है काम, तो याद रखना बच्चों, अगेंस्ट के लिए क्या होता है, एनर्जी लगती है। मम्मी बोल रही है बेटा जी खेलने ना जाओ, लेकिन हम क्या करते हैं, मम्मी से बहस करते हैं, और मम्मी से बहस जब करते हैं तो वहां पे बहस के दौरान हमारे बोल निकलते हैं मुंह से, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। समझ रहा है ना। तो जब भी कोई चीज ग्रेडियंट या फिर चीजों के विपरीत दिशा में जाती है, तब वहां पे एनर्जी लगना लाजमी है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट में होता है, ये अच्छे से याद रखना, इसके 2 टाइप्स होते हैं। अभी जस्ट हमने देखा था कि कब कब होता है कब नहीं, लेकिन हाँ अब इसके सिर्फ हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। पहला तो होगा भाई हमारा कितना, कौन सा, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होगा नॉन ऑस्मोटिक, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, ऑस्मोटिक, दूसरा वाला क्या होगा, नॉन ऑस्मोटिक। ओके, तो पहला वाला देखते हैं भाई, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट वाला कौन सा है हमारा, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। याद रखना ये किसने दिया था, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इसको पुट फोर्थ किया, ये भी हम लोग को याद रखना है। वैसे तो आता नहीं है इतना, मतलब अंदर तक नहीं जाना पड़ता है हमको, लेकिन स्टिल थोड़ा जनरल नॉलेज रखने में कोई बुराई नहीं है बच्चों। तो याद रखना है एटकिंस एंड प्रिस्टली, किसने प्रपोज किया था, इट वॉज प्रपोज्ड बाय, it was proposed, ठीक है, it was proposed by बच्चों एटकिंस, क्या, एटकिंस एंड प्रीस्टली, है ना, प्रीस्टली। किसने प्रपोज किया था, एटकिंस एंड प्रीस्टली ने। क्या प्रपोज किया था, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन इन्होंने प्रपोज किया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद एक और चीज याद रखनी है कि यार होता कैसे है ये ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, एक्चुअली में होता कैसे है, ये हम लोग को याद रखना है। यहां पे ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन के समय एक ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है बच्चों। ग्रेडियंट मतलब ऐसा बोलो, समझो कि पहले से अगर डिफरेंस मौजूद है तो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस नहीं है और हमको वो डिफरेंस बनाना है, तो हमको एनर्जी उसमें झोंकनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक याद रखना है आप लोग ने, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जब हम तैयार करते हैं, टू क्रिएट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, टू क्रिएट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, है ना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना। क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओके। क्या चाहिए मेरे बच्चे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और ये एनर्जी हमको मिलती किसके फॉर्म में है, एन एटीपी के फॉर्म में। दिस एनर्जी इज in the form of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो सिस्टम में आपको चेंज लाना है तो आपको अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, वैसे यहाँ पे भी आपको एक चेंज मतलब डिफरेंस लाना है तो हमको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। हमको मींस प्लांट को एनर्जी लगानी पड़ती है, जो कि उसको एटीपी के फॉर्म में लगानी पड़ती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है, एक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होता है।
दिस कॉजेस, दिस, देखो यहां पे लिखते हैं आप, दिस कॉजेस, क्या होता है बच्चों इससे, अ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ये डीपीडी कहां से कहां क्रिएट होता है, फ्रॉम एपिब्लेमा टू द जाइलम, है ना। एपिब्लेमा सेल से मतलब जो रूट के एकदम नजदीक होंगे, वहां से मतलब रूट के सरफेस के सेल से तो अपने जाइलम के सेल तक ये क्रिएट हो जाता है बच्चों। तो डीपीडी इज क्रिएटेड, डीपीडी इज क्रिएटेड फ्रॉम epiblema टू जाइलम, ठीक है। अब एक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अगर क्रिएट होता है तो उस वजह से क्या होता है, अब एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब रूट क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे रूट पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा तो प्लांट का हो जाएगा बल्ले बल्ले, टेंशन फ्री हो जाएगा वो, है ना। अब यहां पे एक प्रेशर डेवलप होता है बच्चों। अब ये रूट के तरफ चल रहा है काम, तो शो, ऐसा लिखते हैं शो, और रूट प्रेशर इज डेवलप्ड, ओके। सो अ रूट प्रेशर इज डेवलप्ड। तो फटाक से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से एकदम, ओके। शायद ले लिया होगा आप लोग ने। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। सेकेंड टाइप है बच्चों इसका नॉन ऑस्मोटिक। कैसा होता है सेकेंड वाला, नॉन ऑस्मोटिक। अब नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में भी हमको क्या चाहिए, सिंपल एनर्जी चाहिए। लेकिन यहां पे और मतलब ऑस्मोटिक में फर्क क्या है, ठीक है। सेल टू सेल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, यहां पे सॉइल और सेल के बीच में ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो याद क्या करना है, याद बहुत अच्छे से करना है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, बहुत मतलब टेंशन फ्री है चीजें। यहां क्या करना है आप लोग ने, वाटर जो है ये सॉइल के अगेंस्ट, सॉइल के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं सॉइल में थोड़ा पानी कम है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, हु प्रपोज्ड, प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड, इट वॉज प्रपोज्ड बाय थिमन। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे बच्चों, थिमन। क्या याद रखेंगे, थिमन और क्रेमर, ठीक है। प्रपोज्ड बाय थिमन एंड क्रेमर, ओके। क्या याद रखना है बच्चों, थिमन एंड क्रेमर। यहां पे वाटर जो है सॉइल के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोज में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। याद रखना है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, वाटर is absorbed against, देखो अगेंस्ट concentration gradient of soil, ठीक है। water is absorbed against soil concentration gradient, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉइल। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों अपने आपने। और एक और चीज याद रखना है, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉइल से पानी बिना किसी डिफरेंस के भी एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन जब कोई भी डिफरेंस नहीं होता है तो यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी हमको चाहिए। बिना एनर्जी के, हमको मीन्स प्लांट को चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। प्लांट को चाहिए एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखें, हमारा मीन्स प्लांट का, हम तो नहीं करेंगे एब्जॉर्ब,
वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब पानी एब्जॉर्प्शन कर, पानी कैसे प्लांट को एब्जॉर्ब करता है, हमने पाथवे देखा, हमने एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखा, अब हम देखते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, तो 3 टाइप से देखने वाले हैं, रूट प्रेशर, कैपिलरी वाटर और एडिसिव कोहेसिव थ्योरी। ठीक है, तो रूट प्रेशर थ्योरी देख लेते हैं बच्चों। अभी कौन सी थ्योरी देखते हैं? सबसे पहली वाली हमारी रूट प्रेशर थ्योरी। क्या देखते हैं? फर्स्ट वाली थ्योरी हमारी रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी। अब रूट प्रेशर थ्योरी होती क्या है? रूट प्रेशर थ्योरी, इसको ही वाइटल थ्योरी भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वाइटल थ्योरी। क्या बोलेंगे? वाइटल थ्योरी। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज वाइटल थ्योरी। अब वाइटल थ्योरी बोला जाता है, किसने दी बच्चों? जे प्रीस्टली। किसने प्रपोज की है? जे प्रीस्टली। किसने प्रपोज की थी ये थ्योरी? जे प्रीस्टली। प्रीस्टली नाम के साइंटिस्ट ने भाई इसको प्रपोज किया था, इसको मतलब ये थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, जे प्रीस्टली। अब रूट प्रेशर में एक्चुअली होता क्या है बच्चों? देखो सिंपल सा है, सिंपल है रूट प्रेशर एकदम। देखो ये हमारा सेल है, जब ये पानी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका साइज क्या होगा बच्चों? ये देखो, ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब ये टर्जिड हो जाएगा। अब जैसे ये टर्जिड होता है तो ये क्या करेगा? एक एडजेसेंट सेल पे क्या करेगा? प्रेशर पुट फोर्थ करेगा। अब एडजेसेंट सेल के बाजू भी एक सेल होता है, तो ये वाला सेल, मान लेते ए सेल ने बी सेल पे प्रेशर लगाया, बी सेल ने सी सेल पे प्रेशर लगाया, सी सेल ने डी सेल पे प्रेशर लगाया, और ऐसे ही प्रेशर लगाते लगाते कहाँ तक चले जाते हैं? ये हमारे जाइलम तक चले जाते हैं, और फिर जाइलम पानी को ऊपर लेकर जाता है। तो इसी टाइप के प्रेशर, अब यही प्रेशर रूट्स की वजह से लग रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग रूट प्रेशर। ओके, ये अच्छे से याद रखना है, सिंपल सी बात है। यहां क्या होने वाला है? ओके, रूट हेयर क्या करेगा? रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर, है ना? रूट हेयर क्या करता है बच्चों? वाटर एब्जॉर्ब करता है। ड्यू टू दिस it becomes turgid। क्या होता है बच्चों? it becomes turgid। ड्यू टू दिस turgidity it puts a pressure या फिर it exerts a pressure on adjacent cell। ठीक है, क्या होता है? it due to this it exerts a pressure on adjacent cell, है ना? it exerts a pressure on adjacent cells। ठीक, यहां तक कोई इशू नहीं। अब दिस प्रेशर गोज ऑन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रेशर आगे आगे बढ़ता चला जाता है। दिस प्रेशर इज कैरी फॉरवर्डेड बाय फ्रॉम एडजेसेंट सेल टू द नेक्स्ट सेल, और ऐसा करते करते पूरे प्लांट में पानी पहुंचता है, ऐसा बोलने का मतलब है भाई। ठीक है, दिस प्रेशर मूव्स, दिस प्रेशर मूव्स from cell to cell, hence water is absorbed, hence water is
एब्जॉर्ब्ड, ओके, हेंस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसा इस थ्योरी का मानना है बच्चों। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो कि मैं यहां का रब कर देता हूं। क्या होता है, ऐसे ही करके वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब इसके क्या है बच्चों, कुछ कुछ फ्लॉज है। फ्लॉज मतलब इसकी कुछ कुछ कमतरताएं हैं। अब ये कमतरताएं क्या है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या ये कमतरताएं हैं, तो सबसे पहले आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, ओके, एंड सॉरी लिमिटेशंस। ऑब्जेक्शंस लिखना था मुझको, मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया, ठीक है। लिमिटेशंस लिख देता हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रूट प्रेशर, सबसे पहले याद रखना रूट प्रेशर कुछ इंचेस तक ही काम करता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, रूट प्रेशर इंचेस तक ही काम करता है, ठीक है। इट इज लिमिटेड अप टू फ्यू इंचेस। क्या, फ्यू इंचेस, ओके। रूट प्रेशर जो है ये फ्यू इंचेस तक ही कामयाब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टॉलर प्लांट में इसका कोई भी उपयोग नहीं है। टॉलर प्लांट में भाई नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग वहां पे बड़ा सेंटेंस बना के लिख सकते हो, लेकिन यहां हम लोग शॉर्ट में लिखने वाले, ठीक है। टॉलर प्लांट में भाई ये एप्लीकेबल नहीं है, अच्छे से याद रखना है। टॉलर प्लांट में भाई रूट प्रेशर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जीरो, जिम्नोस्पर्म में ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, है ना, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस होने की वजह से हम लोग कंप्लीटली इस पे डिपेंड कर सकते हैं क्या, कि भाई नहीं, इसी के वजह से प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों आगे, ठीक है। प्लीज कहीं ना भागें, हम देखने वाले हैं अभी आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट भाई अपना कैपिलरिटी थ्योरी। क्या देखते हैं, कैपिलरिटी थ्योरी। कैपिलरिटी, क्या देखेंगे भाई, कैपिलरिटी थ्योरी, है ना। अब कैपिलरिटी थ्योरी क्या बोलती है, सबसे पहले क्या होता है कैपिलरिटी समझ लेते हैं। तो कैपिलरिटी होती है राइज ऑफ लिक्विड इन अ थिन कैपिलरी ट्यूब, और इसी थ्योरी को हम कहते हैं बच्चों कैपिलरिटी थ्योरी। क्या कहते हैं, कैपिलरिटी थ्योरी। तो कैपिलरिटी थ्योरी क्या बोलती है, मतलब कैपिलरिटी मालूम होना चाहिए ना हमको पहले। कैपिलरिटी, ओके, व्हाट इज कैपिलरिटी, rise of liquid in a thin capillary tube, है ना, rise of liquid in a thin capillary tube, इसी को कहते हैं बच्चों कैपिलरिटी, ठीक है। अब कैपिलरिटी थ्योरी क्या बोलती है, सिंपल सी बात है भाई, कैपिलरिटी थ्योरी यही बोलना चाहती है कि जब भी, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी पानी के कांटेक्ट में रूट्स आते हैं, तो रूट्स के अंदर जो मौजूद थिन थिन ट्यूब्स है, इन्हीं के जरिए पानी जो है जाइलम वेसल्स के छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स होती है, उसी से थ्रू ऊपर तक जाता है। कैपिलरिटी थ्योरी यह बोलती है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर हम पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, वाटर राइजेस, या इसको एक नाम है बच्चों एसेंट ऑफ सैप। क्या, एसेंट
of sap, ascent of sap is due to thin tubes जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन्हीं थिन ट्यूब्स को known as कैपिलरी ट्यूब्स, क्या बोलेंगे इन्हीं ट्यूब्स को, कैपिलरी, known as कैपिलरी ट्यूब इन जाइलम। जाइलम में एसेंट क्यों होता है सैप का, बिकॉज जाइलम में बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरी ट्यूब्स हैं, इसलिए पानी जो है जाइलम में राइज करता है। अब इसके पीछे की सच्चाई कितनी है, तो बच्चों इसके भी कुछ फॉलोइंग लिमिटेशंस है ना, इसके भी क्या है, लिमिटेशंस हैं। ओके, अब ये याद रखना है कि कैपिलैरिटी एक्शन के लिए जो ट्यूब होती है ना बच्चों, ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, ट्यूब शुड बी कंटिन्यूअस, कैपिलरी ट्यूब शुड बी, कैपिलरी ट्यूब शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंटिन्यूअस। कैपिलरी ट्यूब शुड बी कंटिन्यूअस, लेकिन जाइलम में ये कैपिलरी ट्यूब्स कंटिन्यूअस नहीं रहती है, ब्रोकन होती है। बट इन प्रैक्टिकल these tubes are broken। अब these tubes बोले तो मतलब क्या बच्चों, are broken मतलब डिसकंटिन्यूअस होती हैं। these tubes मतलब छोटी छोटी जो कैपिलरी ट्यूब्स होती है ना जाइलम अपने पेड़ पौधे में, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ऊपर पानी खींच सकता है, तो यही ट्यूब्स कैसी होती है, एकदम मतलब टूटी हुई होती है, बीच में से टूटी हुई मतलब गैप्स होते हैं, ऐसी कंटिन्यूअस पाइप्स नहीं होते हैं बच्चों प्लांट में, ठीक है, तो ये याद रखना है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होती है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, याद दिमाग में क्या रख सकते हैं, कैपिलैरिटी के लिए वाटर का जो सोर्स है उसमें डायरेक्टली ट्यूब जो है वो डिप्ट रहनी चाहिए, ठीक है। फॉर कैपिलैरिटी देखो, फॉर कैपिलैरिटी ट्यूब्स must be in direct contact with the source of water, in direct contact with source of water, है ना, with source of water, tube must be in direct contact with source of water, but in real, ठीक है, root is the barrier, है ना, root is the barrier, तो डायरेक्ट कांटेक्ट के में रहते हैं क्या ये, नहीं, तो रूट बीच में बैरियर बन के खड़ा है, ऐसी दीवार बन के खड़ा है ना, नहीं, जाइलम को मैं डायरेक्टली सॉइल को नहीं टच करने दूंगा, तो रूट बैरियर होता है बच्चों, ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा सा लिमिटाइज्ड हो जाता है मामला। उसके बाद अब मैं अगर बोलूं कि जितनी ज्यादा पतली ट्यूब होगी उतना ज्यादा पानी ऊपर राइज करेगा, नैरोवर द ट्यूब, नैरोवर द ट्यूब greater will be the rise, greater will be the rise, will water rise, है ना, greater will water rise। लेकिन ये पाया गया है कि जो डायमीटर होता है कैपिलरी ट्यूब्स का मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये बड़ा होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कैपिलरी ट्यूब से ही पानी ऊपर को एसेंट करता है, सैप ऊपर की तरफ जाता है। समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ऐसा मैं होप कर सकता हूं। और अगर कुछ चीज नहीं समझ रही है और ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये टॉपिक छूट गया है या समझा नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताओ, मैं वापस से उसको पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है, ओके।
अब देखते हैं बच्चों आगे, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक बोलेंगे जिसको, ठीक है, वो है हमारा कोहेसिव एडेसिव थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, कोहेसिव एडेसिव थ्योरी क्या देखेंगे बच्चों, कोहेजन टेंशन थ्योरी देखते हैं। क्या देखते हैं, कोहेसिव एंड एडेसिव, एडेसिव फोर्स क्या होते हैं ये देखने वाले पहले तो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट थ्योरी क्या है, कोहेसिव टेंशन थ्योरी, है ना, कोहेसिव टेंशन थ्योरी। तो इसके लिए बच्चों आप लोग को एक चीज याद रखने की जरूरत है बहुत अच्छे से, कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, कोहेसिव फोर्स, है ना, कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स होता क्या है भला, तो कोहेसिव फोर्स बच्चों कुछ नहीं, कोहेसिव फोर्स ये ऐसा फोर्स होता है जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। क्या कह रहा हूं मैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स, है ना। तो याद रखना है भाई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two water molecules, ठीक है, ये होता है कोहेसिव फोर्स। एंड व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, देखो एडहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चा, एडहेसिव फोर्स ये होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड लिग्निफाइड वॉल ऑफ जाइलम, जाइलम के अंदर की जो लाइग्निन की वॉल होती है ना, उसके बीच में और पानी के बीच में एक रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, ये होता है एडहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लिग्निफाइड वॉल, क्या बोल रहा हूं मैं, लिग्निफाइड वॉल्स ऑफ जाइलेम। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालते रहो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, फटाफट डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट निकालते रहो। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालते रहो। अब याद करना है सबसे पहली चीज, ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है बच्चों, क्या वाइडली एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। ठीक है, कैसी थ्योरी है बच्चे, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, डिक्सन एंड जॉली ने दी है, किसने, गिवन बाय, पुट फोर्थ बाय डिक्सन एंड जॉली। किसने दी थी बच्चों ये थ्योरी, डिक्सन एंड जॉली के द्वारा दी गई थ्योरी है। ठीक है, अब यहां पे इस थ्योरी में लगभग दो चीजें देखनी है। क्या देखना है, एडेसिव कोहेसिव फोर्स के हिसाब से पानी मूव होता है, और दूसरी चीज देखनी है हम लोग को बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल। क्या देखना है, अब ट्रांसपिरेशन पुल देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक शायद आप लोग को समझ गया, और लास्ट में फिर सबके लिमिटेशंस देख लेंगे। तो याद रखने वाली बात कुछ ऐसी हैरी है बच्चों, कि क्या होता है भला, क्या ये मान लो ये हमारा छोटू सा प्लांट है, क्या है भाई, ये हमारा छोटू सा प्लांट है, उसके ये पत्ते हैं, और ये प्लांट हमारा बेचारा ज़मीन में ऐश कर रहा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है कि नहीं। ये ज़मीन में है बच्चा हमारा प्लांट, इसके आजू बाजू ऐसे पत्थर रखे हैं मान लेते हैं, ऊपर मान लो हमारे सूरज दादा बैठे हैं, प्लांट के मज़े ले रहे हैं, और ज़ोर ज़ोर से उस पर सन रेज क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अब इसके वजह से क्या होगा भाई, यहाँ से वाटर जो है, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, है ना, ये क्या होगा, वेपर के फॉर्म में ऐसे इवेपोरेट होगा,
अब नीचे होती है भाई रूट, जमीन के नीचे, सभी को पता है ना जमीन के नीचे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं ना कि शूट्स होते हैं बच्चों, रूट्स ही होते हैं ना। अब जमीन के नीचे होते हैं रूट्स, रूट्स के आजू बाजू होता है अच्छा खासा वाटर कंटेंट। अब ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है कि भाई ऊपर हो जाता है डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब डीपीडी ऊपर क्या होता है, बढ़ता रहता है। डेफिसिट हो रहा है ना, पानी बहुत कम हो रहा है भाई, तो वाटर कहाँ मूव करेगा भाई, रूट के जरिए जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ, ठीक है। H2O कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, और इसी को ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। मतलब द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या कह रहा हूं मैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द शूट्स, फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द शूट्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या कह रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसी को हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। क्या कहते हैं बच्चा, ट्रांसपीरेशन पुल। समझ में आया क्या, बहुत अच्छे समझ लो, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। सिंपल है ना यार। लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हमारे मतलब खालीपन सा आ जाता है ना। खालीपन मतलब ऐसे समझ लो यार कि मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे लाइफ में क्या बोलेंगे, हाँ थोड़े पैसे की कमी आ गई, ठीक है, हमारे बटवे में पैसे कम है ना। तो ये क्या करेगा, हमारे माइंड पे एक प्रेशर डालेगा, भैया पैसे कम है, अगर हम स्टूडेंट है तो भैया मार्क्स कम है, तो वहां पे मार्क्स का आ गया डेफिसिट, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ गया। अब ये बढ़ने की वजह से हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे खुद के ऊपर, और खुद के ऊपर प्रेशर लगाने से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर लेके जाना चाहेंगे। समझ रहा है ना, ऊपर कैसे जाएगा ग्राफ बच्चों, जब ऊपर प्रेशर ज्यादा कम रहेगा, नीचे प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, नीचे से तो ऊपर की तरफ। वैसे ही हमारे दिमाग पे मार्क्स, मतलब जो कमाऊ इंसान होता है, जो बेचारा काम करता है और उसको इनकम आता है, उसके बटवे में अगर तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हो गया, तो वो क्या करेगा, नए इनकम के सोर्सेज ढूंढेगा। अब वो नए इनकम के सोर्सेज ढूंढेगा तो क्या होगा, ज्यादा मतलब ज्यादा पैसों की तरफ से वो पूरा पैसे का फ्लो कहाँ आएगा, इसके बटवे में आएगा। लेकिन उसके लिए बच्चों मेहनत करना जरूरी है। हमारे मार्क्स कम अगर आते हैं मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर लेते, नहीं अगले एग्जाम में भारी करना है, तो अब टीचर के पास मार्क्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, हमारे पास मार्क्स का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, और मार्क्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर लोअर है तो मार्क्स कहां से कहां फ्लो करेंगे बच्चों, वहां से तो हमारे पेपर की तरफ। यही ट्रांसपिरेशन पुल में होता है भाई। लीव्स में हो जाता है मार्क्स, सॉरी, लीव्स में हो जाता है अपना वाटर कंसंट्रेशन कम, इस वजह से प्रेशर होता है ज्यादा। प्रेशर अगर हो जाएगा ज्यादा तो भाई यहां से पानी ऊपर की तरफ ही आएगा। समझ रहा है ना, और यही ट्रांसपिरेशन पुल है बच्चों। अब इसके कुछ कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, क्या लगना है याद, इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशंस इसमें है क्या, सबसे पहले याद रखो बच्चों, ये मूवमेंट होने के लिए एक कंटिन्यूअस वाटर की कॉलम होना चाहिए, ठीक है। वाटर कॉलम जो होती है ये अनब्रोकन होनी चाहिए, मतलब बीच में कोई ग्रेडियंट तैयार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिटेशंस में पहला आ जाएगा, वाटर कॉलम शुड बी कंटिन्यूअस, बट प्रैक्टिकलिटी में अगर देखा जाए तो वाटर के कॉलम्स में बबल्स कभी कभी बन जाते हैं। समझ रहा है ना, वाटर कॉलम में बबल्स बन जाते हैं, तो याद में यहां क्या लिख देते हैं हम लोग, वाटर कॉलम शुड बी, वाटर कॉलम शुड बी अनब्रोकन। अनब्रोकन मतलब भाई इसमें कोई भी बीच में प्रॉपर टेंशन, मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, बट बबल्स में फॉर्म, है ना, बबल्स में फॉर्म। अब बन भी सकते नहीं भी बन सकते, है ना, बबल्स बन जाते हैं, और नेचुरल कंडीशन में तो बनेंगे ना बच्चों, हर चीज एकदम जबरदस्त नहीं होती ना। यहां पर याद रखना है हम लोग ने, ट्रैकेट्स ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ट्रैकेट्स जो होते हैं ना, ट्रैकेट्स आर मोर इफेक्टिव, आर मोर इफेक्टिव, ओके। ट्रैकेट्स ज्यादा इफेक्टिव है बच्चों
एज कंपेयर टू वेसल्स, ठीक है। ट्रैकेट्स आर मोर इफेक्टिव। और अगर ट्रांसपिरेशन स्टॉप होता भी है, स्टिल पानी का मूवमेंट हो रहा है बच्चों, ठीक है। इफ ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स, ट्रांसपिरेशन, देखो ट्रांसपिरेशन इफ स्टॉप्स, है ना, स्टिल ascent of sap takes place, ascent of sap occurs। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर के लिए, सिर्फ रूट प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ कैपिलरी थ्योरी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लगभग ये देखा जाए तो पूरा कंबाइंड इफेक्ट होता है बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं, पूरा कंबाइंड इफेक्ट होता है। और अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो ज्यादा हाई घाई नहीं करनी है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।